आरक्षण परिचर्चा के तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। दूसरी कड़ी में हमने देखा कि मेरिट परीक्षा के प्राप्तांकों से नहीं बल्कि समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षा को पूरा करने वाले कार्यों में नापी जानी चाहिए। यदि कोई समाज गरीब है तो जो पैसा कमाएगा वह मेरिटधारी माना जाएगा। यदि कोई समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है तो जो उसे सुरक्षा की दिशा में ले जाएगा वह मेरिटधारी माना जाएगा, न कि प्रत्येक बार प्रतियोगी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाला मेरिटधारी माना जाएगा। लेकिन आज हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा के प्राप्तांक के मामले में अनारक्षित वर्गों से प्रायः कम होते हैं। यह एक पूर्वाग्रह के रूप में प्रचारित किया जाता है, यह आरोप लगाया जाता है आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों पर कि वो कम मेरिटधारी हैं, अयोग्य हैं, फिर भी आरक्षण के कारण उनका चयन हो जाता है जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो आज हम इसी बात का परीक्षण करेंगे कि क्या आरक्षित वर्गों के विद्यार्थी हमेशा अनारक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में प्रतियोगी परीक्षा में कम अंक अर्जित करते हैं। इसको परीक्षण इस बात का करने के लिए हम आंकड़ों के आधार पर इसका परीक्षण करेंगे। आइए पहला आंकड़ा हम यही प्रस्तुत करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में। प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो दलित और पिछड़े बहुत पीछे हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र से ही उदाहरण उठाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के विभिन्न अनुदानित महाविद्यालयों के लिए में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजित करती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञापन किए जाते हैं, जिसका विज्ञापन संख्या 46 और विज्ञापन संख्या 47 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह परीक्षा जो होती है इसमें 200 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और इंटरव्यू का 30 अंक केवल होता है, केवल 330 अंक इंटरव्यू का और 200 अंक लिखित परीक्षा के। विज्ञापन संख्या 47 की लिखित परीक्षा के कट ऑफ का हम एक सारणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कमेंट में भी आपको ये मिल जाएगा। लिखित परीक्षा के कट ऑफ समाज शास्त्र विषय में अनारक्षित वर्ग के का अंतिम कट ऑफ था 103, वहीं ओबीसी का कट ऑफ 130, एससी का 112, अंग्रेजी विभाग में अनारक्षित का अंतिम कट ऑफ 53, ओबीसी का 73 और एससी का 55। अर्थशास्त्र विषय में अनारक्षित 132, ओबीसी 138 और एससी 128। फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में अनारक्षित 103, ओबीसी 123 और एससी 107। कीट विज्ञान में अनारक्षित 120, ओबीसी 148 और एससी 114। कीट विज्ञान में राजनीति विज्ञान में अनारक्षित 115, ओबीसी 127 और एससी 117। कृषि वनस्पति में अनारक्षित 105, ओबीसी 125 और एससी 107। उर्दू विषय में अनारक्षित 145, ओबीसी 165 और एससी 115। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों के आधार पर कि किस प्रकार से इस अध्यापक की लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग प्रायः अग्रलिखित विषयों में जिसमें हमने उल्लेख किया उसमें ओबीसी तो इनसे 20-20, 30-30 अंक ज़्यादा कट ऑफ में हासिल किया है। विज्ञापन संख्या 46 के भी विषयों में यही आंकड़ा लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप सब अखबारों में देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षाओं में लगातार लिखित परीक्षा के कट ऑफ ओबीसी का अनारक्षित वर्गों की तुलना में ज़्यादा है। इसी प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जहां आरक्षित वर्ग की कट ऑफ अनारक्षित वर्गों की तुलना में ज़्यादा गई। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस की परीक्षा 2013 का उदाहरण लीजिए। ओबीसी की कट ऑफ 381, अनारक्षित वर्ग की 350। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई सब इंस्पेक्टर के भर्ती में ओबीसी का कट ऑफ 95% और अनारक्षित का 94। दिल्ली शिक्षक की भर्ती हुई, अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 80 और अनुसूचित जाति का कट ऑफ 85। मध्य प्रदेश में टैक्सेशन असिस्टेंट की भर्ती हुई, उसमें भी ओबीसी की कट ऑफ जनरल की यानी अनारक्षित की तुलना में बहुत ज़्यादा गई। अब आप देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में कम अंक नहीं पा रहे हैं आरक्षित वर्गों के लोग, लेकिन
साक्षात्कार में इनके साथ जाति आधार पर भेदभाव कर दिया जाता है और उस भेदभाव की वजह से ये अंतिम कटाफ में नीचे आ जाते हैं। इससे साबित हो रहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मेरिटोरियस नहीं होते। यह अवधारणा सर्वथा भ्रामक है, एक प्रचारित पूर्वाग्रह मात्र है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई शोध नहीं है। एक सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार में आखिर में कैसे जाति पहचान लेते हैं लोग, एक बड़ा सवाल है कि भाई जाति अंक को देख करके कैसे अंक दे दिया जाएगा, तो जाति पहचान में कैसे आती है, इसका आप उदाहरण उठा के देखिए। तो प्रायः हर एक परीक्षा में जब इंटरव्यू होता है तो पूरा बायोडाटा अभ्यर्थी का जाता है, कुछ एक में छोड़ दिया जाए तो उसमें अभ्यर्थी का सरनेम, उसके पिता का नाम, उसका रंग, उसका रूप, उसकी शारीरिक संरचना ही भारत में वो आधार बन जाती है कि जिससे उसकी जाति का पता लगा लेते हैं लोग, एक अनुमान लगा लेते हैं। इसमें वैज्ञानिक तथ्य कितना है एक अलग बहस का विषय है, लेकिन भारत में रंग देख कर कहते हैं फलाने जाति का हुआ है, तो उसके आधार पर उसकी जाति का पता लगा लेते हैं। अगर कहीं कैंडिडेट की जात का पता नहीं चला तो क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से संस्थाएं ही उसकी जाति उजागर कर देती हैं। वो क्या करती हैं, ऐसी व्यवस्था बनाती हैं कि अनारक्षित वर्गों का इंटरव्यू एक विशेष दिन होता है और आरक्षित वर्गों का इंटरव्यू अलग से करके वो जाति को उजागर कर देते हैं। ये एक बड़ी यह व्यवस्था केवल विश्वविद्यालयों में नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों तक में ये शिकायत मिलती रहती है। ऐसे कई मामले आते रहते हैं कि जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इंटरव्यू के काफ़ी कम नंबर पाते हैं जबकि लिखित परीक्षा में उनका अंक बहुत ज़्यादा रहता है, किसी मामले में किसी से कम नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर आप जेएनयू की एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को ले लीजिए, जहाँ वाइबा में जेएनयू में लिखित परीक्षा के बाद जब वाइबा हुआ पीएचडी में एमफिल एडमिशन के लिए तो आरक्षित वर्गों को 0 या 1 या 2 अंक देने की शिकायत आई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में यही हाल हुआ। हिंदी विभाग में क्या किया गया कि कैटेगरी वाइज इंटरव्यू ही बुलाया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर जब अभ्यर्थी आए इंटरव्यू देने के लिए तो उनको कह दिया गया कि ओबीसी का इस दिन होगा, एससी का इस दिन होगा और अनारक्षित का इस दिन होगा। तो जब आप कैटेगरी वाइज ही अंतर कर दिए तो इंटरव्यू लेने वाला ऑलरेडी जाति आपकी देख गया और उसी के आधार पर जो है आपको अंक देने की बात है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रैक्टिकल की परीक्षा अंक देख लीजिए आप, ट्यूटोरियल के अंक। अगर आप उसकी श्रेणी सारणी बनाइए एक तो सारणी में ही आपको लग जाएगा कि एक जातिवार क्रम नजर आ रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने, बहुत ही चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में मेडिकल की सबसे ऊंची डिग्री डीएम के 3 सीटों के लिए लिखित परीक्षा हुई। इस लिखित परीक्षा में अनिल कुमार जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो ऑल इंडिया टॉपर रहे, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें 20 में केवल 8 अंक दिए गए, जबकि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वाले शुभ्रा मिश्रा, पीयूष पाठक, जानवी धर को क्रमशः 16, 18 और 16 अंक दे दिया गया। और जब फाइनल मेरिट बनी तो उसके आधार पर अनिल गंगवार बाहर हो गए और शुभ्रा मिश्रा, पीयूष पाठक, जानवी धर सेलेक्ट कर लिए गए। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जब क्षमता का मापन होता है लिखित परीक्षा में तो ओबीसी वर्ग का और आरक्षित वर्गों के लोग अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें इंटरव्यू में लिया जाता है उनके साथ जाति भेदभाव करके कम अंक दे दिया जाता है और हमेशा यह साजिश की जाती है कि ये कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसके अलावा प्रायः जब दुनिया भर में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होती है, जब विश्व का स्तर की संस्थाएं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करती हैं तो जब भारत के टॉप 300 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं आता है तो या शिक्षा संस्था नहीं आती है तो तपाक से सवर्ण तबका जो होता है और जो एलीट क्लास है वो कहता है आरक्षण की वजह से हमारी व्यवस्था बर्बाद हो गई है, आरक्षण ने हमारी रैंकिंग खराब कर दिया है। तो आपको बता दें कि भारत में ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए एससी एसटी के लिए 21% आरक्षण भले ही लागू हो गया है, लेकिन यह आरक्षण केवल कहने को लागू हुआ है। आज तक आरक्षण नाम मात्र का लागू हुआ है। जहां आरक्षण लागू भी हुआ है नाम मात्र का, वहां कोई न कोई बहाना खोज करके विश्वविद्यालयों में आरक्षित तबके को वहां पहुंचने से रोका जाता है। कभी विभागवार रोस्टर बना करके, कभी 13 पॉइंट रोस्टर बना करके, कभी ये कह दिया जाएगा कि अवेलेबल बट नॉट सुटेबल। अभी बीएचयू का उदाहरण बहुत चर्चित रहा, बहुत विवादित उदाहरण रहा, जहां जेआरएफ लड़का है, अभ्यर्थी जेआरएफ है, अभ्यर्थी बीएचयू से पीएचडी किया हुआ है, लेकिन बीएचयू की ही जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वहाँ कह दिया रहा है कि तुम जो हमारे यहाँ से पढ़े हो
टॉप डिग्री रखते हो, JRF हो, तुम BHU में पढ़ाने के काबिल नहीं हो, अवेलेबल बट नॉट सुटेबल कहा कि उन्हें अवसर से बाहर कर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मामले लगातार संसद में भी चर्चा के विषय बने रहते हैं और RTI से भी इसकी जानकारी मिलती रहती है। तो जब विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ तो नतीजा यह निकल के आया हमारे सामने कि देश भर के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों में 2017-18 में केवल 3 प्रोफेसर OBC कोटे एसोसिएट प्रोफेसर हैं केवल OBC कोटे से, और 2000 प्रोफेसरों के पदों में केवल 2 OBC कोटे के प्रोफेसर हैं। आंकड़ा तो और ख़राब है जब 2016 का आंकड़ा उठा के देखेंगे। UGC की रिपोर्ट कह रही है कि OBC कोटे से कोई भी प्रोफेसर इन विश्वविद्यालयों में नहीं है। तो कैसा आरक्षण 27% का लागू हुआ है, कैसा हमें भ्रम में डाला जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए इस रिजल्ट से आप समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित तबके के लोग ही विश्वविद्यालयों में अध्यापक हैं और उसके बावजूद भी रैंकिंग खराब है, तो क्यों ना आरोप लगाया जाए कि अनारक्षित तबके के लोग ही जिम्मेदार हैं रैंकिंग खराब करने के लिए। आरक्षित तबका कहां से जिम्मेदार हुआ। इसके अलावा एक और मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं कि आरक्षित तबका ही जिम्मेदार है इसके लिए या आरक्षण जिम्मेदार है, तो प्राइवेट संस्थाओं में तो आरक्षण लागू नहीं है, उनको तो टॉप रैंकिंग में आना चाहिए, लेकिन उनकी तो हालत और भी खराब है। तो हकीकत यह है कि निजी शिक्षा संस्था जो भारत की है वह तो सरकारी शिक्षा संस्थाओं से भी गई गुजरी है, उसकी रैंकिंग तो उससे भी ज़्यादा खराब है। तो इससे यह साबित होता है कि यह आरोप बेबुनियाद है कि आरक्षण की वजह से गुणवत्ता गिरी है, बल्कि इसके कारण कुछ और हैं। इसके कारणों की अगर हम तलाश करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 11 जून 2018 को बताया, एक शीर्षक दिया कि नॉट कोटा बट मनी इज डिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग मेरिट। उसने अपने सर्वे किया नीट की परीक्षा में 2017 में उसने सर्वे किया कि 409 कॉलेजों का कि 57,000 विद्यार्थियों ने जिन्होंने नीट की परीक्षा दिया उसके अंक मिले उनको और उसके आधार पर उनका विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन हुआ। इसमें देखा गया कि आपके सामने हम एक चार्ट पेश कर रहे हैं कि उसको समझने की कोशिश करिएगा। सरकारी विद्यालय जो थे मेडिकल कॉलेज जिसमें नीट के जरिए भर्ती हुई, उसमें OBC कोटे की मेरिट गई 465 सरकारी। वहीं निजी संस्था में सरकारी सीटें जो थी, निजी संस्थाओं में जो सरकार द्वारा अलॉट सीटें होती हैं उसका कट ऑफ गया 300, औसत गया 399। SC का सरकारी विद्यालयों में कट ऑफ औसत गया 398। वहीं निजी विद्यालयों में मैनेजमेंट कोटे की कट ऑफ गई 315। ST का सरकारी विद्यालयों में जो औसत गई वो 332। वहीं निजी विद्यालयों में NRI कोटे का कट ऑफ गई 221। और सरकारी विद्यालयों का अगर आप औसत देखेंगे तो 470 औसत स्कोर गया। वहीं निजी विद्यालय का औसत स्कोर 345। आप देखिए 470 और 345। और फीस देखिए, प्राइवेट संस्थाओं में सरकारी सीटें जो हैं उसकी फीस प्रतिवर्ष 5 लाख, मैनेजमेंट कोटा की फीस 13 लाख, NRI कोटा की फीस 19 लाख। तो यानी जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है मेरिट नीचे आती जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया यह निष्कर्ष देता है कि सरकारी संस्थाओं या मेडिकल संस्थाओं की दुर्दशा का कारण आरक्षण नहीं बल्कि पैसा इसे बर्बाद कर रहा है। इसी को हम जनरलाइज वे में कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद आरक्षण ने नहीं किया है, आरक्षण तो उसे समावेशित बना रहा है, बर्बाद इसे किया है अन्य प्रकार की धांधलियों ने। इसमें पैसे से जो सीटें खरीद ली जाती हैं उसकी वजह से हमारा गुणवत्ता गिरी है। इसके अलावा मेरिट करने वाले ही मेरिट से भागते हैं। आप देखिए कि मेरिट करते तो हर जगह लिखित परीक्षा कराने की बात करते, लेकिन ये खुद कंपटीशन से भागने वाले लोग हैं। आरक्षित वर्गों की लगातार ये मांग रही है कि हर क्षेत्र में आप लिखित परीक्षा कराइए और उसके आधार पर करिए, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की जो नियुक्ति होती है उसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। उनकी नियुक्ति में केवल इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग होते हैं? जो परंपरा से वहाँ प्रोफेसर बने हुए हैं।
ओबीसी का आरक्षण तो 1992 से लागू हुआ है। तो प्रोफेसर जो पहले से बने हुए हैं वही इंटरव्यू लेंगे और वो जाति देख करके आपको अंक देंगे, हमने पहले ही साबित कर दिया है। इसी मामले में आप देख लीजिए, अभी बहुत चर्चित हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद का गोरखपुर विश्वविद्यालय का मामला आया कि जहाँ आरक्षित तबके के अभ्यर्थी केवल आरक्षित तबके पर ही नियुक्त हुए। अगर जाति देख करके अगर अंक नहीं दिया जाता तो आरक्षित तबके के लोग, एक भी आदमी, एक दो तो ऐसे होते कि जो अनारक्षित तबके में चले जाते, लेकिन जाति देख करके अंक देना है तो उनको उनके कोटे तक ही सीमित कर देना है। इसी वायसनेस के खिलाफ आप देखिए कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है किस आधार पर होती है? कोई लिखित परीक्षा नहीं। वो सरकारें मनोनयन करती हैं, अपने चहेतों को उठा करके वहाँ पर रख देती हैं। क्या गुणवत्ता देखती हैं, क्या उनकी मेरिट देखी जाती है, ये तो वो सरकारें ही जाने। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों को एक इकाई मान करके उन सभी विश्वविद्यालयों के वीसीओं की एक लिखित परीक्षा करा करके और उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जाए। इसी प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एक परीक्षा कराई जाए और उसके परिणामों के आधार पर जो वीसी नियुक्त किए जाए। 26 अप्रैल 2020 के जनसत्ता की खबर के अनुसार हाई कोर्ट के 50% जज और सुप्रीम कोर्ट के 30% जज किसी न किसी जज के रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, दामाद हैं और बेटी हैं। कौन सी लिखित पर? आप सब जानते हैं कि इन जगहों पर भारत की उच्च न्यायपालिका में कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई जाती है। उच्च न्यायपालिका में केवल जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। तो आरक्षित तबका क्यों ना यह मांग करे कि वहाँ पर भी लिखित परीक्षा कराई जाए और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश के ये मनोनयन के मामले को लेकर के आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। 9 शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है 18 मार्च 2020 को। इन 9 शासकीय अधिवक्ताओं में 8 ब्राह्मण जाति से और 1 कायस्थ की नियुक्ति हुई है। अगर यही लिखित परीक्षा हुई होती तो ओबीसी एससी के लोग भी वहाँ पहुँचते और आरक्षण के नियमों का अगर पालन होता तो कम से कम 50% आरक्षित वर्ग के लोग पहुँचते। लेकिन 9 की 9 सीटें सवर्णों को चली गई है। ये प्रश्न कौन उठाएगा? आरक्षित तबकों को ये प्रश्न उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार एक नई व्यवस्था से लोगों को परिचित कराई है, हालांकि पहले से रही है लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर कभी ऐसा नहीं रहा। लेटरल एंट्री में प्राइवेट सेक्टर से ले आकर के आईएएस सचिव स्तर के आईएएस बनाने का काम किया गया है। इसमें 9 सदस्यों की नियुक्ति हुई है और 9 के 9 उच्च जातियों से आए हैं। कहाँ है आरक्षण, कहाँ है समावेशन, कहाँ है विश्वसनीयता? वो प्रशासन जिसमें एक ही वर्ग वर्ण से लोग रहेंगे वो कैसे विश्वसनीय होगा? ये तो उन सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आरक्षित वर्गों को सावधान करते हुए ये बात कहता हूँ कि हे आरक्षित वर्गों, जागो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। सरकारों से यह मांग करो कि प्रत्येक जगह, चाहे विश्वविद्यालय हो, उच्च न्यायपालिका हो, चाहे मनोनयन के जगह हो, वहाँ आरक्षण लागू करो और परीक्षा के आधार पर वहाँ पर नियुक्ति करो। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो आने वाले समय में जो आरक्षण के जरिए हमें छोटी मोटी उपलब्धि हासिल हुई और समाज का प्रत्येक तबका प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी पाया, वह भी जाते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जागिए और अपनी अधिकारों के लिए जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।